हेलो स्टूडेंट, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल अजय टीच टाइम। जहाँ पे हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ विज्ञान क्विज प्रतियोगिता हाई स्कूल बच्चों के लिए। ठीक है, हाई स्कूल के अंतर्गत मतलब कक्षा 9वीं और 10वीं वालों के लिए यहाँ पे हम देखने वाले हैं सारे आंसर और क्वेश्चन को। ठीक है, यही आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जो कि आपका होने वाला है स्कूल में क्विज प्रतियोगिता। तो देखिए, वीडियो को अंत तक देखना और बिल्कुल समझ के देखना ताकि कोई भी आपका प्रश्न उत्तर ना छूटे। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 1 की, जो कि है मानव कोशिका की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है। तो याद रखना, इसका हमारे बॉडी में जो सबसे लंबी कोशिका है वो है तंत्रिका कोशिका। कौन सी कोशिका होती है? तंत्रिका कोशिका। आगे बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 2 की, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी। और विटामिन डी हमको कहाँ से मिलता है? सूर्य प्रकाश से। ठीक है, तो सूर्य प्रकाश से हमको विटामिन डी मिलता है। अगर उसकी कमी हो जाए तो रिकेट्स रोग हो जाती है। आगे बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 3 की, बोला गया है लाल रक्त कणिका का जीवन काल होता है तो 120 दिन का होता है, 120 डेज का होता है। आगे बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 4 की, जो कि पूछा है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक बोला जाता है। प्रश्न क्रमांक 5, नेफ्रॉन किस अंग में पाया जाता है? तो वृक्क में पाया जाता है। हमारी बॉडी में दो प्रकार के दो नेफ्रॉन वृक्क होते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो इसके ऊपर में यहाँ पे आपके अंदर में क्या पाए जाते हैं? रेशेदार संरचना होती है, जिसको क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 6 की, सबसे अधिक जीवन काल होता है तो कछुए का होता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा आपको, मनुष्य, हाथी, घोड़ा इस टाइप का, लेकिन कछुए का जो जीवन काल होता है जीवों में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले ये बोल दूं प्यारे बच्चों, यदि आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सब बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपको केवल बस एक सब्सक्राइब ही करना है, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करें। इससे क्या है, मैं भी मोटिवेट होऊंगा कि जी आपका हेल्प करने के लिए। वैसे इस चैनल पे पाक्षिक प्रश्न, असाइनमेंट है, बोर्ड एग्जाम से मॉडल पेपर है, पिछले साल का अर्धवार्षिक पेपर है, आईएमपी क्वेश्चन है, और ये देखो अभिज्ञान कुछ बहुत सारे आपके यूजफुल वीडियोस इसमें डलते हैं और पूरे यूजफुल होती हैं आपके लिए। चलिए बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 7 की, पौधे में जल का परिवहन होता है। तो भैया परिवहन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना, वो परिवहन कहलाता है। तो जो पौधा होता है ना, उस पौधे में यहाँ जड़ से पानी को उसके तना तक कौन ले जाता है? तो कौन ले जाता है? जाइलम उत्तक। ठीक है, नाम याद रखना, जाइलम उत्तक। एक और होता है फ्लोएम उत्तक, वो भोजन को पहुंचाता है। ठीक है, जल को कौन पहुंचाता है? जाइलम। आगे बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 8, आंखों के या आंख के किस भाग में प्रतिबिंब बनता है? मतलब अब हम जब देखते हैं तो आंख में प्रतिबिंब बनता है ना, वो कहाँ पे बनता है? तो दृष्टि पटल पे बनते हैं। और दृष्टि पटल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेटिना भी बोलते हैं। तो याद रखना, दृष्टि पटल है तो दृष्टि पटल पे टिक लगाना, रेटिना हो तो रेटिना पे टिक लगा देना। ठीक है, दोनों एक ही है। आगे बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 9, वोल्ट व्यक्त करता है तो जूल प्रति कूलाम को। शायद आपके ऑप्शन में गलत दिया रहेगा, तो मैं एकदम एग्जैक्ट बता रहा हूँ, जूल प्रति कूलाम। अगर नहीं थोड़ा बहुत डाउट होगा तो आप खुद से चेक कर सकते हैं। ठीक है, बट मेरे को तो वही सही लगा। आगे बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 10, चाबी भरी हुई घड़ी की स्प्रिंग में संरक्षित रहता है। चाबी भरी हुई घड़ी आती है ना, उसमें स्प्रिंग लगा होता है, तो जो वो किस मतलब उसमें कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो याद रखना, उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है। आगे बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 11 की, सूर्य का ताप मापा जाता है। भैया इतना बड़ा सूर्य, उसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा, तो उसको किसमें मापेंगे? है ना, थर्मोमीटर तो मैं नहीं नाप सकते उसमें जाके, है ना, तो कौन सा मीटर आता है? पायरोमीटर। याद रखना, पायरोमीटर की सहायता से सूर्य का ताप मापा जाता है। आगे बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 12 की, विद्युत हीटर की कुंडली बनी होती है। कुंडली मतलब देखो इस प्रकार से गोल गोल ऐसे होते हैं ना, विद्युत हीटर देखोगे जैसे ऐसे तार में गोल गोल ऐसा बना रहता है, वो किसके बने होते हैं? वो नाइक्रोम के बने होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 13 की, पूछा गया है विद्युत प्रवाह की चुंबकीय प्रभाव को किसने खोजा? तो ओस्टेड नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। प्रश्न क्रमांक 14, रंगीन कांच का महीन चूर्ण दिखाई देता है। मतलब रंगीन कांच है, अगर उसको एकदम बारीक पीस दो, एकदम कूट डालो उसको, छोटा छोटा, है ना, महीन मतलब छोटा छोटा, तो उसका जो कलर होगा प्यारे बच्चों कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। चलिए आगे बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 15 की, बोला कि पूछा गया है निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो याद रखना, पहले निकट दृष्टि दोष को समझो। निकट दृष्टि दोष में ना पास की वस्तु दिखती है लेकिन दूर की वस्तु हमको नहीं दिखती। ठीक है, वो होता है निकट दृष्टि दोष। क्यों नहीं दिखती? क्योंकि जो हमारी जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे बनती है। ठीक है, रेटिना के पीछे बनती है। देखो सामान्य आंख में हमने देखा जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बनती है? रेटिना पे। अब जिनको निकट दृष्टि दोष होता है ना, उनमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनती है, इस कारण से उसको पास की वस्तु दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती। और रेटिना के जब आगे बनती है तो उसको दूरदृष्टि दोष हो जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 16 की, सूर्य उदय से कुछ समय पूर्व सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब फैल जाना, प्रकीर्णन यानी होता है फैलना। ठीक है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। प्रश्न
क्रमांक 17, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये आपके हायर सेकेंडरी में भी इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। तो देखो भैया परमाणु क्रमांक 20 है। अगर एक चीज देखो, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने नहीं आता है ना, बोरबरी के सिद्धांत से निकाले हैं, तो नहीं आता तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां पे जाइए और अच्छे से सीखिए उसको, ठीक है। हमने उसके बारे में वीडियो बनाए हैं। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहली कक्षा में 2 भरेंगे, पहली कक्षा में 2 से ज्यादा नहीं भर सकते, दूसरी में 8 भरेंगे, तीसरी में 8 भरेंगे और चौथी में 2 भरेंगे, ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 18, निम्न में कौन लौह अयस्क है? तो मैग्नेटाइट जो होता है वो एक लौह अयस्क है, याद रखना। आगे बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 19, प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण दीजिए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको CO बोलते हैं, इसका हिंदी नाम है, मतलब रासायनिक नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखना कार्बन मोनोऑक्साइड, जितने भी प्रदूषक गैसें हैं उन सबसे ज्यादा जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, सबसे ज्यादा प्रदूषित गैस। प्रश्न क्रमांक 20, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, याद रखना दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 21, परमाणु की 3 मौलिक कण होते हैं। देखो भाई परमाणु होता है, परमाणु के अंदर 3 प्रकार के कण होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को P से दर्शाया जाता है, ठीक है, प्रोटॉन को P से दर्शाते हैं, इलेक्ट्रॉन को E से दर्शाते हैं और न्यूट्रॉन को N से। प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज लगता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज लगता है और न्यूट्रॉन के ऊपर 0 चार्ज लगते हैं, ठीक है। आप अगर केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने बिल्कुल बेसिक केमिस्ट्री के बारे में वीडियोस बनाए हैं, तो उसको आप जाकर देख सकते हो नॉलेज के लिए। प्रश्न क्रमांक 22, निम्न में कौन प्रबल अम्लीय है? तो भैया ये एक pH मान होता है। pH मान देखो 7, बीच में रहता है 7, इधर रहता है 0, इधर रहता है 14, क्योंकि pH स्केल 0 से 14 होता है। तो आपको पता होगा जब pH मान 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, pH मान 7 से ज्यादा होता है तो क्षारीय। तो देखो सबसे कम किस में है? pH का मान 7, 14, 6, 3, सबसे कम कौन है? ये, मतलब ये ज्यादा क्या होगा आपका? प्रबल अम्लीय होगा। तो pH मान 3 इसका आंसर होगा। चलिए आगे बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 23 की। पूछा है दानेदार जस्ता पर तनु H2SO4 डालने पर कौन सा गैस प्रवाहित होता है? तो देखो ये रिएक्शन को बता दूं, जिंक, जस्ता को क्या बोलते हैं? जिंक, जिंक को ही जस्ता बोला जाता है हिंदी में। तो जब जिंक का मैं H2SO4 अम्ल के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो जो जिंक होता है SO4 के साथ रिएक्शन करके ZnSO4 बनेगा। अब बचा कौन? H2। तो H2 गैस के रूप में बाहर निकल जाती है, इसी कारण इसका उत्तर हो जाएगा H2 गैस। आगे बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 24, शुद्ध सोना होता है कितने कैरेट का होता है भैया? 24 कैरेट का होता है। आगे बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 25, इनमें से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो कुआं, कुआं है भूमिगत जल का उदाहरण, भूमि के अंदर होता है। अब बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 26, अपघटक कौन है? सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं वो अपघटक होते हैं। प्रश्न क्रमांक 27, वायुमंडल, अच्छा एक चीज और बता दूं अपघटक के बारे में। अपघटक क्या होते हैं? देखो जैसे कि कोई चीज है, किसी चीज को एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसको मिट्टी में मिला देना, ठीक है, वो क्या कहलाता है? अपघटक। तो कौन होता है भैया? जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु। जैसे कि यहाँ पे कोई चीज है उसको सड़ा देगा, सड़ा देगा मतलब छोटे छोटे चीज में उसको अपघटित कर देगा। तो अपघटक कौन होते हैं? सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, याद रखना। प्रश्न क्रमांक 27 है, वायुमंडल में कितना परसेंट N2 गैस है? तो 78% नाइट्रोजन गैस होती है, सबको पता है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 28, गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कौन नहीं है? ऑप्शन दिया रहेगा। तो गंगा में मछली पालन अगर करेगा भैया उससे प्रदूषण नहीं होगा, लेकिन गंगा नदी में तुम 100 को बहाओगे, सड़ी गली रासायनिक चीजों को डालोगे तो प्रदूषित होगी, है ना। और मछली होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रश्न क्रमांक 29, निम्न में कौन जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? अनिम्नीकरण मतलब जिसको हम पुनः उपयोग करके उसका नया चीज हम नहीं बना सकते, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी, या फिर जिसको प्रकृति जो है क्या नहीं कर सकती? पुनः उसका उपयोग या अपघटित नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये प्लास्टिक होंगे। प्लास्टिक जो होती है बहुत ही विषैली पदार्थ होती है, इसका अपघटन नहीं कर सकते। प्रश्न क्रमांक 30, निम्न में कौन सा स्वच्छ ईंधन है? तो प्राकृतिक गैस। अब ये स्वच्छ ईंधन क्या होता है? जब हम किसी चीज को जलाते हैं तो कार्बन की मात्रा जिसमें कम निकलती है वो स्वच्छ ईंधन के अंतर्गत आता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक गैस। जबकि कोयला को, लकड़ी को जलाओगे तो कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो प्राकृतिक गैस इसके उत्तर हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 31, पराबैंगनी किरण से कौन सा रोग होता है? तो त्वचा रोग होता है, त्वचा के कैंसर होते हैं पराबैंगनी किरणों से, ठीक है भाई। आगे बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 32, पारिस्थितिक तंत्र का ऊर्जा का प्रवाह होता है तो दिशाहीन होती है, इसकी कोई दिशा नहीं होती भाई, कभी इधर कभी इधर, कैसी भी दिशा होती है ना। ऊर्जा का प्रवाह मतलब समझ रहे हो? जैसे कि पेड़ है, पेड़ अपना भोजन स्वयं बनाया, अब पेड़ के पत्ती को किसने खाया? हिरण ने खाया, तो इसकी ऊर्जा हिरण में आ गई। अब हिरण को कौन खाएगा? शेर खाएगा। तो अब कोई जरूरी नहीं यही आपकी, ये तो खाद्य श्रृंखला होगी। इसी प्रकार से बहुत सारे श्रृंखलाएं जुड़ी रहती है, खाद्य श्रृंखला हो गया, खाद्य जाल, कई प्रकार की। तो जो पारिस्थितिक तंत्र का जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो दिशाहीन होती है, एक दिशा में कभी नहीं चलती, याद रखना। प्रश्न क्रमांक 33,
सबसे अधिक प्रदूषित शहर है भारतवर्ष में, पूरे भारत देश में जो सबसे अधिक प्रदूषित शहर है वो कौन है? दिल्ली। और दिल्ली हमारे भारत देश की क्या है? राजधानी। और देखो यही बहुत ज्यादा प्रदूषित है भैया, है ना। वहाँ हमेशा देखना, वहाँ की जो वायुमंडल होती है वो बहुत ज्यादा प्रदूषित होती है। आगे बात करेंगे। प्रश्न क्रमांक 34, चिपको आंदोलन किसके संरक्षण में प्रारंभ किया गया? वन के संरक्षण में चिपको आंदोलन स्टार्ट किया गया। प्रश्न क्रमांक 35 बात करेंगे, कालीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो असम में कालीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो वहां एक सिंग वाले गैंडे होते हैं, तो गैंडे के लिए वो प्रसिद्ध है, याद रखना, गैंडे आपके उत्तर हो जाएंगे। आगे बात करेंगे। प्रश्न क्रमांक 36, किस पेड़ की छाल मसाले के लिए उपयोग किया जाता है? तो दालचीनी। दालचीनी की जो पेड़ होती है उसकी छाल यूज किया जाता है मसाला बनाने में। प्रश्न क्रमांक 37, आरएच फैक्टर किससे संबंधित है? तो बंदर से। बंदर का एक प्रयोग किया गया, उसके ब्लड में आरएच फैक्टर पाया गया, इसी कारण से बंदर से संबंधित है आरएच फैक्टर, ठीक है। बात करेंगे 38, रात में पेड़ों के नीचे सोना उचित नहीं होता। ये आप लोगों ने सुना भी होगा, घर में बड़े बुजुर्ग बोलते हैं। क्यों नहीं सोते? क्योंकि भैया रात के समय में जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, CO2 गैस छोड़ते हैं, और दिन में O2 गैस छोड़ते हैं और रात में CO2 गैस छोड़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब ये लास्ट आपका 39, समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो सोनार का उपयोग किया जाता है। सोनार मतलब वो सोनार नहीं कि जो सोना चांदी बनाते हैं, वो नहीं। सोनार एक यंत्र का नाम है, उसकी सहायता से पानी में जो डूबी वस्तु होती है उसका रेडिएशन के थ्रू पता चल जाता है, ठीक है भाई। आगे बात करेंगे, लास्ट क्वेश्चन आपका 40, निम्न ग्रहों में किसके उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो याद रखना शनि। कुछ बच्चे बृहस्पति लगा के आएंगे, क्योंकि देखो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और पहले माना जाता था बृहस्पति की सबसे ज्यादा उपग्रह होती है, लेकिन अब ये मान्यता गलत हो गई। अब याद रखना लेटेस्ट में शनि जो है इसकी सबसे ज्यादा उपग्रह होती है, लगभग 89 ऐसे कुछ होते हैं, 89 होते हैं उपग्रह की संख्या, ठीक है। तो ये रहे आपके 40 प्रश्न के 40 उत्तर। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, ठीक है। यदि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।